हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज जो है वो हमारा एकदम नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हिंदी का टेस्ट पेपर, जो कि अभियान सिविल सर्विसेज ऐप पे आपको मिलेगा। और हमारा जो ये हिंदी का फुल कोर्स है 499 में जो है वो फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें हम आपको प्री और मेंस, पीटी के लिए और मेंस एग्जाम दोनों के लिए जो है वो हम आपको ये बताएंगे। हिंदी जो है वो बताएंगे। पीटी के लिए जो है वो हम जितने भी टॉपिक है आर ओ के उनको सब कंप्लीट कराएंगे। जो है वो 6 टॉपिक है। आपको पता है कि जो है वो आर ओ में जो है पीटी में 6 टॉपिक होते हैं। वो टॉपिक छः टॉपिक कौन से हैं? सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा जो है विशेषण विशेष्य है। विशेषण विशेष्य के बाद जो है वो 1 वर्ड्स है, एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। फिर हमारा है अशुद्धि वर्तनी, अशुद्धि वर्तनी और वाक्य शुद्धि। ठीक है, दोनों एक ही में है, मतलब 1 2 3। वाक्य शुद्धि जो है वो ये भी इसी के साथ है। वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि 2 टॉपिक है, मतलब कि वो एक ही टॉपिक है। और उसके बाद जो है वो विलोम शब्द हैं, तद्भव तत्सम, एंड जो है वो पर्यायवाची। तो अभी ये जो हमारे पास एक पेपर है, ये एक डेमो पेपर है, जिसको हम फुल लेंथ पेपर कह सकते हैं। फुल लेंथ पेपर हिंदी का है, जिसमें 60 क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन करके अभी बताऊंगी कि कैसे जो है वो हम पेपर सॉल्व करेंगे और किस तरह का पेपर आता है। ये अभियान सिविल सर्विसेज के ऐप पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम बता देंगे कब आपको भी ये क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये अभियान सिविल सर्विसेज का टेस्ट पेपर में जो है वो आपको हिंदी के क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलेंगे। जो आपको टेस्ट पेपर का शेड्यूल दिया जाएगा वो टॉपिक वाइज रहेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको केवल हिंदी का एक सेपरेट बैच ज्वाइन करना है, जिसमें आपको हिंदी पीटी के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए ज्वाइन करना है, तो ये आपका 499 का मात्र इतने का जो है बैच है। और जो है आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है, मतलब किस विधि से निर्मित जो है वो विशेषण है, क्या कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो है वो विशेषण के कई प्रकार होते हैं, और इसमें ये पूछ रहा है कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना किस विधि कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो पहला जो है ऑप्शन है आपका गणनावाचक, दूसरा समुदायवाचक, तीसरा अपूर्णांक बोधक है, और चौथा जो है वो आवृत्तिवाचक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये है आवृत्तिवाचक, ऑप्शन डी है। 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो है वो आवृत्तिवाचक विशेषण शब्द है। ठीक, तो अब बात कर ली जाए थोड़ी सी विशेषण विशेष्य की, है ना। विशेषण विशेष्य की बात कर ली जाए कि विशेषण विशेष्य क्या है, तो सबसे पहली बात तो विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। एक बहुत सिंपल सी परिभाषा है, और जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, सपोज कि तुम्हारा घोड़ा काला है, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि जो अच्छे एग्जाम्पल जो मतलब कि ये तो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन है, तो हमें बहुत सिंपल वे में समझना होगा। और मेन जो पूरी क्लासेस हैं उसके लिए आप हमारे ऐप पे जाकर हमारे कोर्स में आप एडमिशन ले लीजिए। तुम्हारा घोड़ा काला है, तो यहाँ घोड़ा क्या है? एक संज्ञा है। आपको पता है संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था को जो है वो हम संज्ञा कहते हैं। तो ये जो है वो संज्ञा नाम है। ठीक है, तो ये एक घोड़ा है, और घोड़े की क्या विशेषता है कि वो काला है। ठीक है, तो काला क्या हो गया? एक विशेषण है। ठीक है, और किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े की, तो घोड़ा क्या हो गया? विशेष शब्द हो गया। ठीक, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, विशेष्य पूछता है, विशेषण पूछता है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा विशेषण है, तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, अब कैसे है? हम आवृत्ति मतलब होता है किसी चीज का रिपीटेशन, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, किसी चीज का रिपीटेशन। मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, इस ट्रिक से इसे याद करना है।
फुल जो मतलब कि विशेषण विशेषिका जब मैं फुल टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उसमें जो वहाँ पे क्लासेस हैं आप पे, तो उसमें मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ पे एक सिंपल सी बात बता रही हूँ कि एक ट्रिक है आपके पास कि अगर आवृत्तिवाचक विशेषण की हम कैसे जो है वो कैसे हम उसको जो है वो पकड़ेंगे कि ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। तो आवृत्ति मतलब होता है किसी भी चीज़ का रिपीटेशन, जैसे 2 गुना, तो 2 गुणे 2, ठीक है, 3 गुना 3 गुणे 3, ठीक है, 4 गुना 4 गुणे 4 जो है वो होता है, ठीक है। तो गुना, जहाँ पे गुना लग गया मतलब 2 का जो है रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि इसको कहते हैं हम आवृत्ति, ठीक है, इसको कहते हैं हम आवृत्ति। तो यही जहाँ पे गुना शब्द लग जाता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 1000 गुना, तो ये सारे जो है वो आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। आई थिंक जो ये ट्रिक है इससे आपको कभी भी गलत नहीं होगा, आप हमेशा जो है वो इसमें बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चंचल शिशु, एक मिनट, चंचल शिशु, तेज विद्यार्थी, काली गाय किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। चंचल शिशु, ठीक है, तेज विद्यार्थी, काली गाय, ठीक है, किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। तो देखिए जो विशेषण में होता है, विशेष्य विशेषण, दो तरह के विशेषण हैं, मतलब जो है वो निर्माण के आधार पर, मतलब प्रयोग के आधार पर कह सकते हैं कि जो ऐसे प्रयोग, विशेषण विशेष का जो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के हैं, ठीक है। एक हो गया विशेष्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण, ठीक। एक हो गया विशेष्य विशेषण और एक हो गया विधेय विशेषण हो गया, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि चंचल शिशु, तेज विद्यार्थी, चंचल शिशु, तेज विद्यार्थी और काली गाय जो है वो किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार का विशेषण है। चलिए बताइए, विशेष विधेय विशेषण है कि विशेष्य विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है कि परिमाणवाचक विशेषण है। ये सारे विशेषण के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एक विशेष्य विशेषण है। क्यों, कैसे कि जब हम मतलब कि शिशु की विशेषता क्या, शिशु क्या है, संज्ञा है, ठीक है, शिशु संज्ञा है और शिशु की विशेषता क्या है कि वो चंचल है, ठीक है। तो मतलब इसको लिखने का 2 हो सकता है कि चंचल शिशु, चंचल शिशु, चंचल शिशु जो है वो रोड पर मतलब जा रहा है, ठीक है, या पार्क में खेल रहा है, जो भी हम कर लेते हैं कि चंचल शिशु, ठीक। तो यहाँ पे संज्ञा के पहले क्या लगा है, यहाँ पे जो विशेषण है वो क्या लगा है, संज्ञा के पहले लगा है, ठीक है। और एक हम कहते हैं कि यह शिशु बड़ा चंचल है, ठीक है, शिशु चंचल है, ठीक। तो अब यहाँ पे संज्ञा के बाद में जो लगा है क्या कहते हैं, विशेषण, ठीक। तो जब संज्ञा के पहले विशेषण लगता है तो हम उसको विशेष्य विशेषण कहते हैं, और जब क्या कहते हैं संज्ञा के बाद में लगता है तो हम उसको विधेय विशेषण करते हैं। इस चीज को जो है वो ध्यान में रखिएगा अपने, जिससे जो है वो क्या कहते हैं आपके ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसे कहते हैं प्रयोग के आधार पर विशेषण का मतलब विशेषण के प्रकार, ठीक है। तो अब आप इसको समझ सकते हैं। तो ये बहुत इजीली हो गया आपका विशेष्य विशेषण। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, इसमें काफ़ी लोग फंसते हैं इस तरह के प्रश्नों में। बहुत से मतलब जब हम टेस्ट पेपर लेते हैं तो आंसर देने के बाद बहुत से लोग यही पूछते हैं कि ये वाला कैसे किया है, इसका कैसे होगा, ये वाला मुझसे नहीं आता मैम, तो ये वाला कैसे करना है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन करें। कौटिल्य, कुटिलता, कुटिल, कौटिल्यता, ठीक है। कौटिल्य, कुटिलता, कुटिल और कौटिल्यता, ठीक है। पहली बात तो कौटिल्यता कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। कौटिल्य है, कुटिलता है और कुटिल है, ठीक है। विशेषण शब्द का चयन करना है।
तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक जो है वो प्रयोग के आधार पर की जाती है कि जैसे हम कहते हैं कि अगर विशेषण शब्द है, जब भी आपको एक विशेषण शब्द की जब मैंने आपको परिभाषा बताई थी तो मैंने आपको कहा था कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक, उन्हें विशेषण कहते हैं। दैट मीन्स कि जो विशेषण शब्द है ना, विशेषण शब्द कभी भी इंडिविजुअली प्रयोग नहीं होते, ठीक है, कभी अकेले इनका प्रयोग नहीं होता, स्वतंत्र रूप से, ठीक है, जैसे राम है, राम बालक है, राम छोटा है, इस तरीके से तो इनका जो है ना वो इंडिविजुअली जो है वो प्रयोग नहीं होता है। विशेषण शब्द जो है वो हमेशा जो है वो जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, या तो संज्ञा से या तो सर्वनाम से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये मैं अगर ये कहूँगी कि ये कौटिल्य बालक है, नहीं, कौटिल्य बालक नहीं होता है, कुटिलता बालक है, नहीं मैच कर रहा है, पर हम यहाँ पे कहेंगे कि कुटिल बालक है, ठीक है, यह कुटिल लड़की है, कुटिल व्यक्ति है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि यह कुटिल व्यक्ति है, ठीक है, यह एक कुटिल व्यक्ति है, तो यहाँ पे ये एकदम परफेक्ट बैठेगा, ठीक है, कुटिल व्यक्ति है, ठीक है, या यह व्यक्ति कुटिल है, जैसा भी, मतलब विशेष विशेषण के रूप में प्रयोग करें या विधेय विशेषण के, यह व्यक्ति कुटिल है, ठीक है। तो ये यानी व्यक्ति की विशेषता क्या है, कुटिल है, ठीक है, यानी कि ये एक विशेषण शब्द है। ये इसका एक ट्रिक है, इसकी बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी, तब आपको एकदम परफेक्शन इसमें आपको मिल जाएगा, फिर आपसे ये गलतियां नहीं होंगी। यहीं पे गलतियां होती है विशेष, अच्छा कुछ शब्दों में आपको याद करना पड़ेगा। तो ऐसे कुल मिला के हमारे पास 50 से 60 शब्द हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी प्रैक्टिस करवाना है, आपको रटवाना है, जिससे आपको वो शब्द जो है वो तैयार हो जाए। जैसे ऋषि है, उसका आर्ष होता है, ऋतु का आर्त होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, हेम हो गया, ऐसे शब्द हो गया ना कि मतलब कि जिनके जो है वो विशेषण पर्टिकुलर आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप फिर उसमें गेस नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, दैट मीन्स कि हमको इसमें से विशेष से चुनना है, ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण है, बाकी सारे शब्द जो है वो विशेष से है, विशेषण नहीं है, सॉरी, मतलब कि सारे शब्द इसमें विशेषण है, कोई एक ही शब्द है जो विशेषण नहीं है, विशेष्य है, ठीक। तो तीखा, तीखा मिर्चा या तीखी सब्जी जो भी है, जटिल कार्य, कठिन कार्य या कठिन रास्ता, जो भी कर लो, केशर, केशर क्या, केशर आप ही बताइए, केशर के आगे क्या लगे, केशर व्यक्ति, केशर कपड़ा, केशरी कपड़ा होगा ना, केसरी कपड़ा, ठीक है, या केसरी रंग, केसरी चुन्नी, केसरी साड़ी, जो भी XYZ जो भी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे केशर के आगे जब कोई शब्द नहीं लग सकता, इसका मतलब केशर ही जो है वो एक विशेष शब्द है, क्योंकि विशेष शब्द जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकते हैं, पर विशेषण हमेशा संज्ञा के साथ, विशेष्य के साथ में प्रयोग होता है, ठीक। बताइए इतना अच्छा कौन आप लोगों को बताएगा। चलिए, श्याम 1.25 किलो घी बाजार से लेकर आया, वाक्य में 1.25 किलो, पाव किलो कहते हैं ना कि पाव किलो घी लेके आ जाओ भैया, ठीक है, पाव किलो घी लेके आ जाओ, तो 1.25 किलो घी जो है वो किस तरह का विशेषण है, ठीक है। संख्यावाचक, एक तो देखो जानते हैं कि कभी कभी सीधे संख्यावाचक विशेषण के ये सारे भेद है, विशेषण के एक प्रकार में संख्यावाचक विशेषण है, और ये सारे जो है वो संख्यावाचक विशेषण के एक प्रकार है। तो श्याम जो है वो 1.25 किलो घी लेके घर आ गया, पर अब श्याम से पूछ लिया कि 1.25 किलो घी लेके आ तो गए हो बाजार से, अब बताओ 1.25 किलो घी किस प्रकार का विशेषण है। श्याम फंस गया, श्याम को पता ही नहीं, क्योंकि वो विशेष अच्छे से पढ़ा नहीं था। पर आप लोग तो पढ़ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके एडमिशन भी ले सकते हैं। अगर आपको हिंदी में 60 आउट ऑफ 60 पाना है, या फिर आप लोगों को मतलब मिनिमम मैं कह रही हूँ 57 तक बनाना है, तो आ जाइए अभियान सिविल सर्विसेज के साथ और ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करिए। चलिए, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, गणनावाचक और
इनमें से कोई नहीं, तो ये अपूर्णांक बोधक है। ठीक है, पौना किलो, आधा किलो जो है वो, पाव भर, ऐसे करके जो है वो आपका अपूर्णांक बोधक है, क्योंकि ये अपूर्णांक संख्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पंच सितारा होटल के सभी कमरों में मखमली बिस्तर युक्त शयन कक्ष होता है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? चलिए बताइए। बड़ा मतलब अच्छा प्रश्न है, काफी सोच समझ के प्रश्न बनाया जाता है। जैसा कि आयोग देता है ना, हम वैसे ही कोशिश करते हैं कि उसी तरह के प्रश्न आप लोगों को दे। ठीक है, ताकि जो है वो आप लोग को करने में जो है वो आसानी हो। ठीक, पंच सितारा होटल, होटल क्या है? एक विशेष्य है, मतलब संज्ञा है। ठीक, पंच सितारा होटल के सभी कमरों में, मतलब कमरा भी क्या है? एक संज्ञा है, में मखमली बिस्तर युक्त शयन कक्ष है। तो बिस्तर भी क्या है? एक संज्ञा है। मस्त मखमली बिस्तर युक्त शयन कक्ष है, शयन कक्ष भी क्या है? एक संज्ञा है। ठीक, तो बिस्तर की विशेषता क्या है? कि वो मखमली है। मखमली क्या है? एक विशेषण शब्द है। और होटल किस तरह का है? पंच सितारा है। तो किस होटल की विशेषता क्या है? 5 स्टार होटल है, ये एक विशेषण है। जैसे 3 स्टार है, 2 स्टार है, ठीक है, 5 स्टार होटल है, 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है। तो ये वाला जो होटल है ना, इसकी विशेषता क्या है? कि ये 5 स्टार होटल है। ठीक, 5 स्टार होटल है। और इस 5 स्टार होटल में के सभी कमरों में बिस्तर कैसा लगा है? मखमली बिस्तर लगा है, एकदम मतलब बढ़िया आराम वाला, इसीलिए पैसा भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो मखमली बिस्तर युक्त शयन कक्ष बना हुआ है सारा। तो बिस्तर की विशेषता क्या है? मखमली है। तो यहाँ पे एक विशेषण ये हो गया, एक विशेषण ये हो गया, तो 2 विशेषण है। 2, 3, 1, 4 वाले ऑप्शन में हमारा 2 वाला जो है वो क्लियर हो गया है। ऐसे ही चुनना होता है, समझे? इस घर को रैन बसेरा समझ रखा है क्या? तुमने इस घर को रैन बसेरा समझ रखा है क्या? रैन बसेरा मतलब समझते हैं? रैन बसेरा का अर्थ होता है कि जो खाना बदोश जिंदगी होती है, जो रात भर रुकने के लिए होता है ना, कि जैसे आप गरीब हैं, कुछ भी हैं, मतलब गरीब ही नहीं कह सकते हैं, जो भी व्यक्ति चाहे तो, मतलब कि मोस्टली पर अभी क्या है ना कि गरीब ही लोग हैं, सर्दी के मौसम में कहीं भटक रहे हैं, तो रात में उनके लिए एक फुटपाथ के किनारे जो है वो बना होता है जगह, जहाँ पे सोने के लिए शायद बिस्तर वस्तर भी लगा होता है। एक्चुअली देखा तो अंदर से वैसे क्या है, मतलब टीवी वगैरह में देखा है, तो वो क्या होता है कि किनारे दिल्ली उल्ली में तो बहुत बना होता है, यहाँ पे भी स्टेशन के आसपास बना रहता है रैन बसेरा टाइप का। अभी माघ मेला लगेगा तो वहाँ पे काफ़ी रैन बसेरा बने होंगे, तो वो वहाँ पे जाके ना ठंडी के दिनों में अपना जो वहीं पे सो जाते हैं। उनके बिस्तर उस्तर मिलता है कि नहीं मिलता पता नहीं, सरकार की जैसी व्यवस्था हो। जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले जो है वो बिस्तर उस्तर का तो वो किया था अरेंजमेंट, कि यहाँ पे जो है तो रात भर वहाँ पे रुक के अपना सो सकते हैं। तो वही मतलब कि आओ जाओ उस तरह का रैन बसेरा टाइप का। तो इस घर को रैन बसेरा समझ रखा है क्या तुमने? तुमने इस घर को रैन बसेरा समझ रखा है क्या? वाक्य में उपयुक्त विशेषण क्या है? तुमने क्या है? तुमने है, ठीक है, कि रैन बसेरा है, क्या है, या समझ रखा है क्या? ठीक है, तुमने इस घर को, तो ठीक है, तुमने क्या है? शब्द क्या है? सर्वनाम है। इस घर को मतलब जो घर है ये क्या है? संज्ञा है। रैन बसेरा समझ रखा है, कि रैन बसेरा मतलब वैसे तो क्या है? रैन बसेरा वैसे तो मतलब कि यहाँ पे जो है वो घर की संज्ञा, मतलब घर को समझ रखा है क्या रैन बसेरा? वैसे तो एक संज्ञा होगा, बट यह है कि घर को, जैसे कि रैन बस, घर की विशेषता क्या है? कि रैन बसेरा, ठीक है, घर की विशेषता क्या है? कि उसको रैन बसेरा समझा जा रहा है ना। जैसे ऐसे मैं कह दूं कि आपकी जो बोली है वो क्या कहते हैं, रसगुल्ले मतलब सॉरी जलेबी के समान मीठी है, जलेबी के समान मीठी। तो यहाँ पे जो जलेबी शब्द हो गया ना, अब विशेषण हो गया।
बट वैसे क्या जलेबी शब्द क्या होता है, एक संज्ञा है जलेबी, ठीक है, जलेबी क्या है, एक संज्ञा है। बट जलेबी के समान मीठी, फिर यहाँ पे क्या है कि मीठे की जो है विशेषता क्या है, किसकी तरह है, जलेबी की तरह। मीठे की विशेषता क्या है कि जलेबी के समान मीठी है, तो जलेबी फिर क्या हो गया, एक विशेषण शब्द हो गया, ठीक है। वैसे ही घर की विशेषता क्या है कि वो रैन बसेरा है क्या, तो रैन बसेरा शब्द जो है फिर यहाँ पे जो है वो विशेषण हो गया। मेरी बात आप लोगों को जहाँ तक समझ में आई होगी, जहर के समान कड़वा, ठीक है। तो जहर शब्द वैसे तो संज्ञा है, पर जहर के समान कड़वा मतलब कि अब जहर एक विशेषण शब्द है, प्रयोग के आधार पर कोई भी संज्ञा शब्द जो है वो विशेषण बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा है संज्ञा और सर्वनाम में भी, जब आप हिंदी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो प्रयोग के आधार पर कोई भी शब्द जो है वो संज्ञा में किस तरह का परिवर्तन होता है, क्रिया में किस तरह का परिवर्तन होता है, ये एक चीज तो हम जैसे पहले नॉर्मल चीजें पढ़, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम जान जाते, जैसे ये बहुत बात की चीजें हैं, ये तो प्रयोग के आधार पे हैं, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाते कि क्या विशेषण है, क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, देन फिर हम संज्ञा सर्वनाम को एक दूसरे में कन्वर्ट करते रहते प्रयोग के अकॉर्डिंग टू देयर यूज, ठीक है। हम उनको यूज के आधार पर जो है वो प्रयोग के आधार पर उनको हम चेंज करते रहते। तो रैन यहाँ पे बात समझ में आई ना कि मृगनैनी सी आंखें, तो मतलब कि यहाँ पे मृगनैनी जो शब्द जो है वो क्या कहते हैं कि मछली के, मीन के समान आंखें, तो मीन जो शब्द है ना वो मछली मतलब एक संज्ञा है, बट मछली के समान आंखें इसका मतलब है कि फिर मतलब कि आंखों की विशेषता क्या है कि मछली है के समान है, ठीक है। तो फिर वहां पे तो इस तरीके से रैन बसेरा की तरह घर जो है वो फिर रैन बसेरा शब्द यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष युग्म में गलत मेल का चयन करिए। चलिए कौन सा गलत मेल है, मतलब कौन किसका विशेषण नहीं है, ठीक है। चलिए तो चलिए देखा जाए। कठिन का कठिनता, खनिज का खान, तीखा का तीतापन, तीतापन और गृहस्थ गारहस्थ का गृहस्थ होता है, ठीक है। तो विशेषण विशेष, कठिन जो है वो विशेषण है और इसकी जो इसका विशेष्य है वो कठिनता है, ठीक है। खनिज शब्द जो है वो विशेषण है, इसका विशेष्य जो है वो खान है। तीखा का जो है वो, तीखा का ये नहीं होता है, तीखा का विशेष जो होता है वो तीखापन है, तीखापन, ठीक है। और गारहस्थ का जो विशेष जो है वो विशेष शब्द होता है गृहस्थ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो विशेषण विशेष का युग्म हो गया, तो ये वाला अपना ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है कि निम्नलिखित में से विशेष्य नहीं है, यानी कि हमको विशेषण शब्द का चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य नहीं है, चेतना, चोर, अय्यास और अग्नि विशेष से नहीं है, मतलब हमको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, एग्जाम में भी कंफ्यूजन होगा कि हमको विशेषण शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण शब्द है, चलिए बताइए। चोर, चोर तो जो है ना वो एक विशेष शब्द है, ठीक है। चेतना भी जो है वो एक विशेष शब्द है, विशेष नहीं है, यानी विशेषण शब्द का चयन किया। ये भी एक विशेष शब्द है, चेतन, जैसे चेतन का हम कहते हैं ना चैतन्य, ठीक है, चैतन्य व्यक्ति, ठीक है। चोर ये जो है वो चोर विशेष्य है। अग्नि तो विशेष्य है ही, इसका आग्नेय होगा। अय्यास जो है वो विशेषण शब्द है, कहते हैं अय्याश आदमी, अय्याश व्यक्ति, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, अय्याश आदमी, ठीक है। और अय्याश का जो विशेष शब्द होता है वो अय्याशी होता है। अय्यास का जो विशेष शब्द होता है वो होता है अय्याशी,
ठीक है। देखिए जो चोर शब्द है ना, ठीक है, ये वैसे तो संज्ञा शब्द है यहाँ पे जो विशेष के रूप में, पर यदि ऐसे कह देना कि चोर व्यक्ति, तुम बहुत चोर व्यक्ति हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे भी जो है वो फिर ये शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा प्रयोग के आधार पे, ठीक है। श्याम धीरे धीरे करके 1 किलो रसगुल्ला खा गया। श्याम मतलब जो बंगाली है, श्याम हमको लगता है कि बंगाली है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके एक किलो रसगुल्ला खा गया है, ठीक है। तो 1 किलो जो रसगुल्ला है खा गया है, तो अब श्याम कहा कि भाई तुमने, श्याम से पूछा गया कि मतलब तुमने धीरे धीरे करके 1 किलो रसगुल्ला तो खा लिया है। हाँ, इस वाक्य में विशेषण नहीं है। क्या, कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है? अच्छा, मैंने सोचा तो धीरे धीरे करके 1 किलो रसगुल्ले की विशेषता क्या है, 1 किलो है, ठीक है, गणनावाचक है विशेषण यहाँ पे, ठीक है। खा गया, इस वाक्य में विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द नहीं है, क्या नहीं है? तो देखिए धीरे धीरे करके, ठीक है, धीरे धीरे मतलब ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। 1 किलो ये भी विशेषण है, रसगुल्ला नहीं है, क्योंकि रसगुल्ला जो है वो विशेष्य है, ठीक है। तो रसगुल्ला जो है इसने खा लिया है। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूं, अगर कहें कि रसगुल्ले के समान जो है वो गाल, तो फिर जो है वो कहते हैं ना कि बच्चों के जो है वो जो गाल होते हैं बिल्कुल रसगुल्ले की तरह ऐसे रहते हैं, रुई के फाहा की तरह मुलायम, ठीक है। तो सेम ऐसे ही मतलब इसको कह सकते हैं कि फिर वहाँ पे रसगुल्ला जो है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है, प्रयोग के आधार पे। बात समझ में आ रही है? रसगुल्ला, रसगुल्ला, रसगुल्ले एक धीरे धीरे करके 1 किलो रसगुल्ला खा गया। अब खा तो गया, फिर श्याम से पूछ लिया गया भैया कि ये बताओ कि इसमें विशेषण कौन सा है, शब्द है, कौन सा विशेषण नहीं है। फिर श्याम फंस गया, बट आप मत फंसिएगा, क्योंकि आपके साथ हैं हम, और हम आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। जिस लड़के का जन्म दूसरी माँ की कोख से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? सहोदर, अन्योदर, अनेर। और अवीरा, सहोदर, अन्योदर, अनेर और अवीरा, तो इसको अन्योदर कहते हैं। सहोदर जिसका किस मतलब अपनी माँ की, अपनी जैसे दूसरी माँ की कोख से नहीं, अपनी माँ की कोख से हुआ, ठीक है, मतलब अपनी जो सगी माँ होंगी उनसे जो जन्म होगा जिस पुत्र का, उसको सहोदर कहते हैं। और जो है वो बाकी सबको जो है वो अन्योदर कहते हैं। अनेर जो होता है ना, जो बिना देख रेख का जानवर होता है, मतलब अनेर मतलब होता है बिना देख रेख का जानवर। अब आप लोग नीचे कमेंट में कमेंट करेंगे कि अवीरा का मतलब क्या होता है। अवीरा का अर्थ होता है वह स्त्री जिसका पति पुत्र ना हो, वह स्त्री जिसका पति पुत्र ना हो, ठीक है, वह स्त्री जिसका पति पुत्र ना हो उसको क्या कहते हैं? अवीरा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? किसी वस्तु के भीतर के भाग को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के भीतर के भाग को क्या कहते हैं? आंतरिक, अंतरिक्ष, अभ्यंतर, आंतगर्भ, ठीक है। किसी वस्तु के भीतर के भाग को क्या कहते हैं? अभ्यंतर कहते हैं, ठीक, अभ्यंतर, ठीक है। बाकी सारे शब्दों की जो है अच्छा इनकी सब दोनों की तो मीनिंग आती होगी। आंतगर्भ जिसके अहंकार का नाश हो गया हो उसको आंतगर्भ कहते हैं, ठीक है, मतलब गर्भ का अंत, अंत गर्भ। थोड़ी सी बस मतलब हिंदी ऐसी चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कोई भी हो, और अपनी हिंदी भाषा तो इतनी अच्छी है कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। विभावरी किसे कहते हैं? चांदनी रात को। अच्छा, मुझे हिंदी पढ़ने में पता नहीं क्यों जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता था, मतलब नहीं मैथ्स नहीं आता मुझे मज़ा पढ़ने में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आता था, या केमिस्ट्री मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने में जितना मज़ा आता है तो उतने मुझे हिंदी भी ऐसे ही मज़ा देता है पढ़ने में। विभावरी कहते हैं चांदनी रात को, तारों भरी रात को, रात्रि के प्रथम प्रहर को, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। विभावरी किसको कहते हैं? चांदनी रात को,
तारों भरी रात को, रात्रि के प्रथम पहर को, इनमें से कोई नहीं। तो विभावरी जो है वो आपके तारों भरी रात को कहते हैं, ठीक है। अब चांदनी रात को क्या कहते हैं? चांदनी रात को कहते हैं सरवरी। सरवरी नाम बहुत अच्छा है, बहुत से लोग अपनी लड़की का नाम शर्वरी रखते हैं, सरवरी नाम अच्छा है, ठीक है। रात्रि के प्रथम पहर को क्या कहते हैं? प्रदोष। ये वाला पीसेस मीन्स 18 में मेरे ख्याल से आया था, ठीक है, 18 में आया था प्रदोष, आई थिंक सो। तो इनमें से सारे ही लगभग, तीनों ही लगभग आ चुके हैं। चांदनी रात को सरवरी कहते हैं, तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं, तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं। एक है ना कविता, वीती विभावरी, बीती विभावरी। तारों भरी रात को, बताइएगा किसी कविता है नीचे कमेंट में। यदि आप कविता कहानियाँ पढ़ने के शौकीन हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नॉवेल वगैरह, कविता वगैरह पढ़ने में। मन घड़ंत बात को क्या कहते हैं? काल्पनिक, कपोत कल्पित, ये कपोल लिख दिया है, कपोत कल्पित। और मन मर्जी, मन मतलबी। चलिए, दो चार तो आप ऐसे ही कर लेते हैं बिना बिना किसी ऑप्शन के ही, कपोत कल्पित कहते हैं, ठीक है। मन गढ़ंत बातें, कपोत कल्पित। क्या फालतू की कपोत कल्पित बातें कर रहे हो? ऐसे प्रयोग कर लिया करिए अपने दोस्तों के साथ। क्या कपोत कल्पित बातें कर रहे हो तुम? कुछ फैक्चुअल चीज़ें बताओ, कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दो, ऐसी बातें कर लो, याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। दो अलग अलग काल के बीच का समय क्या कहलाता है? ये वाला इतना फेमस हो गया है कि क्या बताया जाए। दो अलग अलग काल के बीच के समय को क्या कहा जाता है? अंतरिम, सामयिक, समसामयिक और अंतरकालिक। अंतरिम कहते हैं, अंतरिम बजट होता है ना, अंतरिम बजट, ठीक है। दो अलग अलग काल के समय के बीच का समय, ठीक है, अंतरिम कहलाता है। सामयिक तो तत्कालीन जो है वो समय से संबंधित जो होता है। समसामयिक मतलब करंट अफेयर्स, ठीक है। और दो काल के अंतर को अंतरकालिक। अजन्मा शब्द, अजन्मा शब्द जो है वो किस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए। जो जन्म से ना हो, जो जन्म ही ना लेता हो, जो जन्म से हो या जिसका जन्म कभी ना हो, ठीक है। कौन सा है? अजन्मा शब्द। जो जन्म से ना हो, जो जन्म ही ना लेता हो, जो जन्म से हो, जिसका जन्म कभी ना हो, तो जो है वो अजन्मा शब्द जो है वो जो जन्म से ना हो उसके लिए प्रयोग होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हवन में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? हवन में प्रयोग किया, अभी 17 क्वेश्चन ही हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को विशेषण में डिटेल में समझाने लगी थी ना, तो पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं मानता है कि जब मैं किसी चीज़ को एकदम प्रॉपर तरीके से ना करा पाऊँ, तो मतलब मुझे लगता है कि नहीं, जिसको मैं पढ़ाऊँ वो वहाँ से फिर प्रश्न ना गलत हो। और ऐसे ही जब ऐप पे भी क्लास चलती है तो उसमें भी लगता है कि यार मतलब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो हवन शब्द में प्रयोग करने जाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? शमधा, हवन सामग्री, अतिश्वन या इंदिवर। तो समिधा कहते हैं। हवन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली जो लकड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है? शमिधा कहा जाता है, ठीक है। अतिश्वन मतलब जब ऊंचे स्वर में उच्चारण किया जाता है तो। और इंदिवर जो है वो सफेद कमल को कहते हैं। निपुंडरी, इंदिवर जो है वो नीले कमल को कहते हैं। कोकनद, लाल कमल को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला हो गया। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें 64 मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में 64 डेज में कंप्लीट, मतलब कि हमारा फर्स्ट और सेकंड पेपर टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो यदि आपको हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो एक तो हमारा वीकली, अगर आप मतलब डेली नहीं लिख पा रहे हो तो एक हमारा वीकली जो है वो 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। एक हमारा जो है वो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पेपर से, ठीक है। फर्स्ट पेपर से फिर से शुरू हो रहा है और ये जो है ना इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी, मतलब जब तक ये 2023 मेंस तक रहेगी, ठीक है। तो ये डेली आंसर आपको करना, मतलब इसी फीस में आपको वो करना होगा, इसी में कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये हमारा फिर से जो है वो
1 जैन से स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या है कि डेली आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। स्टार्टिंग में 1 महीने तक 1 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, ऐसे करके क्वेश्चन की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी ताकि आप लिखने के लिए हैबिचुअल हो। रोज़ आपको आंसर दिया जाएगा। फिर उसके बाद बीच बीच में जूम मीटिंग होगी। मीटिंग के माध्यम से आपकी जो कमियाँ हैं उन पर जो है वो चर्चा की जाएगी। जैसे आज भी एक जूम मीटिंग है, रात 8 बजे है, और इस मीटिंग में जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो आप लोग के साथ मीटिंग करके बताई जाती हैं कि भाई आपने ये कमी लिखी है, या बहुत डिटेल में आपका आंसर चेक होता है और फिर आपको प्रॉपर रिस्पांस दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे 9 ग्रुप अब तक बन चुके हैं। 9 ग्रुप हैं और अप्रॉक्सीमेटली सभी ग्रुप में 30 से 40 मेंबर हैं, क्योंकि इसलिए हमने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं। चाहते तो एक ही ग्रुप में जो है वो 200-250 लोगों को ऐड कर सकते थे, बट फिर वहाँ पे एक एक स्टूडेंट पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। हर ग्रुप में जो है कम कम स्टूडेंट हैं, मतलब 30-40 हैं, तो हम उन पे क्या है कि पूरा फोकस करते हैं कि किस ग्रुप में कौन है, किस क्या मैसेज क्या है वो एक एक स्टूडेंट का फिर पर्सनली हम उनसे टेस्ट पेपर लेते हैं, वो हमको भेजते हैं, हम उनको चेक करके भी पर्सनली भेजते हैं, पर्सनली उन्हें हम कमेंट करते हैं। 1-to-1 गाइडेंस इसमें दिया जाता है। चलिए, इसके साथ ही हमारा पीटी का प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा फाउंडेशन बैच है, जिसकी वैलिडिटी जो है वो 1 से 2 साल की है। और इसके अलावा केवल प्री जो है वो के लिए जो है वो हमारा प्री के लिए जो है वो 100 डेज का भी प्रोग्राम है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सभी आप हमारे चेकआउट कर सकते हैं जाकर अभ्यास सिविल सर्विसेज ऐप पर। चलिए, जिसका दमन करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? अदमनीय, दुर्बोध, दुर्धर्ष, दुर्धर्ष और दुराधर्ष। ठीक है, तो जिसका दमन करना कठिन हो उसको हम क्या कहेंगे? अदमनीय, अदमनीय, दुर्बोध, दुर्धर्ष और दुराधर्ष। ठीक है, तो इसको कहते हैं दुराधर्ष। ठीक है, अदमनीय जिसका दमन, अदम्य उसको जिसका दमन करना कठिन होता है। दुर्बोध मतलब होता है जिसे समझना कठिन हो। ठीक है, जिसे समझना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो उसको दुराधर्ष कहते हैं। एक मिनट, इसको जिसका दमन करना कठिन हो उसको दुर्धर्ष कहते हैं। दुर्धर्ष। ठीक है, दुर्धर्ष जिसका दमन करना कठिन हो। ठीक है, आप लोगों को ये बात जो है वो, चलिए, जीवन के एक अंश को लेकर लिखे गए काव्य को क्या कहते हैं? जीवन के एक अंश को लेकर लिखे गए काव्य को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला खूब पूछा जाता है और खूब गलतियां भी करते हैं सब लोग, मतलब बोलने में गलतियां कर देते हैं। एक्चुअली बोलने में जो है वो गलतियां कर देते हैं इसको, कि इसको बोलना क्या है। कई बार जो है वो लोग इसको जो है वो बोलने में कई बार गलतियां कर देते हैं कि इसको बोलना क्या है ना। तो आप इसका जो है वो खंड काव्य होगा। ठीक है, खंड काव्य कहते हैं, या फिर जो है वो जीवनी कहते हैं, या फिर कहते हैं संस्मरण कहते हैं, क्या कहते हैं? 1 मिनट नीचे करते हैं थोड़ा सा और। जीवन के एक अंश को लेकर लिखे गए काव्य को क्या कहते हैं? चलिए बताइए आप लोग। खंड काव्य, जीवनी, संस्मरण, आंशिक काव्य। ठीक है, आंशिक काव्य क्या कहते हैं? चलिए बताइए, बहुत इजी वाला है ये वाला, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। एक्चुअली इसको नहीं बता पाएंगे तो फिर आप क्या कर पाएंगे? जीवन के एक अंश को लेकर लिखे गए काव्य को क्या कहते हैं? खंड काव्य। मतलब एक अंश मतलब एक खंड को। ठीक है, तो एक खंड को लिखने के लिए जो है वो इसको क्या कहेंगे हम, जो है वो, सॉरी, खंड काव्य। ठीक है, जीवनी। ठीक है, जीवनी जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे के जीवन के बारे में जब लिखता है। ठीक है, ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति, जैसे आप अगर मेरे जीवन के बारे में लिखते हैं तो वो जीवनी कहलाती है, जब लेखक किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखता है। जीवन के बारे में।
ठीक है। संस्मरण क्या होता है कि जब व्यक्ति स्वयं के अपने जीवन के बारे में लिखता है चरित्र, तो उसको कहते हैं कि संस्मरण हो। ठीक है। आंशिक काव्य जो है वो मतलब किस एक अंश के बारे में, मतलब ऐसा आंशिक काव्य कुछ होता नहीं है। ये शब्द जो है वो, ये तीनों जो है वो शब्द हैं, तीनों पूछे भी जाते हैं। ठीक है। अच्युत किस वाक्य का एक शब्द है, मतलब अच्युत शब्द जो है वो किस वाक्य का एक शब्द है, चलिए बताइए। जिसे हराया ना जा सके, जिसे अपने स्थान से हटाया ना जा सके, या फिर जिसे समझाया ना जा सके। एक मिनट। या जिसे रोका ना जा सके। ठीक है, जिसे रोका ना जा सके। अच्युत किस वाक्य, आपने पढ़ा होगा पदच्युत, राष्ट्रपति को जो है वो पदच्युत कर दिया गया है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है पद प्लस च्युत। ठीक है, पद प्लस च्युत। तो ठीक है, तो च्युत का होता है कि मतलब हटा दिया जाना। ठीक है, मतलब अपने पद से पदच्युत कर दिया ना, हटा दिया जाना। ठीक है, हटा दिया जाना, पद से हटा दिया जाना, किससे, पद से हटा दिया जाना, पदच्युत कर दिया गया। ठीक है, तो अच्युत मतलब जिसे ना हटाया जा सके, जिसे अपने स्थान से हटाया ना जा सके, बी वाला ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, एक मिनट। इसको थोड़ा सा क्लियर करते। अदमनी, दुर्बोध, दुर्धर्ष और दुरा। एक्चुअली ये जो है ना दुर्धर्ष एक शब्द है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जो दुराधर्ष है, जिसका दमन करना कठिन हो, उसे दुराधर्ष कहते हैं। ठीक है, और जो दुर्धर्ष है ना, तो ये दुर्धर्ष ऐसे ना लिखा के एक ऐसे लिखाता है। ठीक है, एक दुर्धर्ष ऐसे भी लिखाता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जिसे वश में करना कठिन हो। ठीक है, दुर्धर्ष जिसे वश में करना कठिन हो। ठीक है, और क्या कहते हैं, आपका दुराधर्ष क्या होता है, दुराधर्ष का अर्थ होता है जिसका दमन करना कठिन है। ठीक है, ये दोनों कठिन ही शब्द हैं, याद करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है दुर्धर्ष और दुराधर्ष में। ठीक है, बहुत छोटी सी मीनिंग है, दुराधर्ष और दुर्धर्ष। तो दुराधर्ष का अर्थ होता है जिसका दमन करना कठिन हो। ठीक है, और दुर्धर्ष का अर्थ होता है जिसे वश में करना कठिन हो। दोनों शब्द को याद करके लिख लीजिएगा, कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी बार बार इसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसी चलते मैंने ये प्रश्न बनाया था कि मैं कन्फ्यूज हूँ इसलिए नहीं, आप लोग कन्फ्यूज हो इसलिए, मैं तो क्लियर कर लेती हूँ अपना। ठीक है, फाइनल में आंसर मुझे जिस पे डाउट होता है फिर मैं बाद में उसको सही कर लेती हूँ अपना एग्जाम में भी। तो अच्युत मतलब जिसे स्थान से हटाया ना जा सके। गाना सुने हैं ना वो, अच्युतम केशवम, ये वाला गाना, कृष्ण दामोदरम, वही वाला है। अच्युत जो है ना वो विष्णु जी का भी पर्याय है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। चलिए अब वर्तनी पे आ जाते हैं कि अशुद्ध वर्तनी का अभी क्या है ना कि आज मुझे लगता है कि मैं केवल 30 प्रश्न ही करा पाऊंगी, क्योंकि टाइम लिमिट भी थोड़ी सी होती है ना, अभी मीटिंग भी है। तो अभी यहाँ पे 30 प्रश्न कराते हैं, फिर नेक्स्ट 30 जो है वो अगले उसमें कराएंगे। फिर ऐसे ही मैं लगातार कराते रहूँगी आपके लिए, इतनी क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कराती रहूँगी, जिससे क्या है कि आपका बनता जाएगा। और हिंदी का जो है वो मेंस का भी कराएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ कराएंगे, इतना अच्छा कराएंगे कि फिर आप लोगों के सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं होगी, और सारे सिलेक्शन यही अभियान सिविल सर्विसेज ही देगा। देख लीजिएगा, ये दावा है, इस बार दावा है, इस बार हम अपने अभ्यर्थियों को तैयार कर रहे हैं, और तैयार ऐसे कर रहे हैं ना कि जो खुद मेहनत कर रहे हैं, मतलब जो हमें लगता है कि हाँ ये मेहनत कर रहे हैं, बाकी सबसे मेहनत करवा रहे हैं, बट आपके अंदर अगर एक लॉ ऑफ इनर्सिया पढ़े हैं अपने, लॉ ऑफ इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, एक मिनट, इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होता है कि जड़त्व का नियम, कि जब भी पृथ्वी पे कोई भी चीज़ है ना वो अपनी अवस्था से हटना नहीं चाहती। जैसे आपने एक बड़ा सा पत्थर, अब जितनी हल्की चीज़ है सब, एक छोटा सा मतलब आपके सामने कण है या एक छोटी सी
कह सकते हैं कि पत्ती है और एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। तो इसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया कम है, ठीक है। ये जैसे ही हवा चलेगी भाग जाएगा, पर ये अपनी जगह पे रहेगा। पर ये पत्ती भी अपनी जगह से हटना नहीं चाहती, बट क्या करे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इतनी हल्की है कि इसको हवा उड़ा ले जाएगा। तो हर व्यक्ति के अंदर प्रकृति में जितनी भी चीज़ें उनमें इनर्शिया है, उनमें अपनी स्थिति से हटने का जो है वो कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ है ये आपको, ठीक है। तो अपने जो है वो स्थिति से, यथा स्थिति से हटना नहीं चाहते हैं। जैसे आपके न्यूटन लॉ में आपने पढ़ा होगा कि जब आप बस पे चढ़ते हैं तो बस पे बैठे रहते हैं, अचानक से जब बस ब्रेक मारती है तो आगे की तरफ चले जाते हैं। तो क्या होता है कि आप जो है ना सीट पे आराम से बैठे हैं, आप में अंदर जो है वो एक जड़त्व आ गया है, आप जो है वो इनर्शिया स्टेज में हैं, ठीक है। कि आप अब अपनी स्टेज से हटना नहीं चाह रहे हैं और ब्रेक लगाना है, तो आप जो है ना वो एकदम अनकॉन्शियसली थे। तो जब ब्रेक लगा तो आपको जो है मतलब अपने जड़त्व से हटने के लिए आगे आप चले जाते हैं। वही अगर आप जो है ना वो अपने बस पे कूदते फांदते रहते हैं, ऐसे इधर उधर करते, तो आपको ब्रेक लगने पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही होता आपका कि मतलब एक व्यक्ति के अंदर, मतलब ये जितने भी साइंस के लॉ है ना वो अपने जीवन पे लागू करिए तो आपको एकदम क्लियरली मैं कह रही हूँ कि जो आइंस्टीन का लॉ है ना वो तो इतना ज़्यादा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन, ये तो इतना ज़्यादा जो है वो रिलेटेबल है आपकी लाइफ के ऊपर कि मैं मतलब आपको बोलूँ तो आपको लेक्चर लगेगा कि मैं कितना बता रही हूँ, बट आप जैसा क्रिया करते हैं ना वैसी प्रतिक्रिया आपको लाइफ में मिलती है। अब अगर आप किसी को थप्पड़ देंगे तो थप्पड़ ही आपको मिलेगा, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं करते तो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉ है, ठीक है। तो एक सिंपल सा है। तो वैसे जड़त्व के नियम है कि जड़त्व क्या है कि हम सो रहे हैं तो हमको सोने का ही मन करता है, हम खा रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं कि आप खाते जाएंगे पेट भरते हैं, पर हाँ जैसे हम जिस स्टेज में आराम कर रहे हैं तो अब अपने अंदर के जड़त्व को हटाइए, इनर्शिया को, स्टेज जो इनर्शिया का स्टेज है उसको हटाइए। तो आप जितने एक्टिव रहेंगे ना तो वो आपकी उतनी अच्छी पढ़ाई होगी। तो ऐसे ही मैं लॉ ऑफ इनर्शिया पे क्यों आ गई थी वैसे, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, वर्तनी का चयन करते करते मैं इनर्शिया पे आ गई थी, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अधीन, नारी, प्रेयसी, पयःपान, ठीक है। अब इसमें से कौन से शब्द जो है वो अशुद्ध वर्तनी है बताइए। चलिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अधीन, नारी, प्रेयसी, पयःपान। नारी है, नारी, नारी शक्ति जिंदाबाद, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट की बात करते तो नारी शब्द हम कैसे गलत लिख सकते हैं? अधीन करेक्ट है, प्रेयसी करेक्ट है, पयःपान करेक्ट है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पृष्ठ पुल्लिंग, अच्छा इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना, बाकी शब्द अशुद्ध है। पृष्ठ, पुल्लिंग, रीत्यानुसार और यथेष्ट, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन हमको इसमें करना है, तो बताइए कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। पृष्ठ जो है इसमें शुद्ध वर्तनी, पुल्लिंग का क्या था? पुल्लिंग, ठीक है। रीत्यानुसार का रीत्यानुसार होता है, ठीक है। रीत्यानुसार, रीत्यानुसार। यथेष्ट का तो यथेष्ट होता ही है, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, यथेष्ट। बात समझ में आ गई? चलिए अशुद्ध वर्तनी का चयन करना, इसमें देखिए जैसे ये एक आपको आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है बार बार, जब आयोग भी आपसे ऐसा ही पूछता है। एक में शुद्ध पूछा, अब यहाँ भी आपकी इनर्शिया है कि आप उसी स्टेज में चले जा रहे हैं, शुद्ध पूछा तो आप अगले में भी क्या करेंगे? शुद्ध का ही चयन कर देंगे ना, शुद्ध वर्तनी का ही, और मार के निकल लेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 3 ठो शुद्ध है, एक ही अशुद्ध है। महात्म्य, एकांतिक, एषणा और शुश्रूषा। शुश्रूषा शब्द खूब पूछता है, शुश्रूषा, ठीक है। ये शब्द खूब पूछता है। तो अब आपको बताना है महात्म्य है, एकांतिक है, शुश्रूषा है, या फिर जो है वो क्या कहते हैं आपका एषणा है, ठीक है। एषणा है या शुश्रूषा है, बताइए। इसमें एकांतिक, एकांतिक नहीं होता, एकांतिक होता है, एकांतिक, एकांतिकवास, ठीक है, एकांतवास। एषणा सही है, शुश्रूषा सही है, महात्म्य सही है, ठीक है। चलिए देखिए मैं भी सही को सही बोलने लगी, एषणा वो सब पढ़ के मैं भी मतलब मेरे अंदर भी इनर्शिया है। इस लैपटॉप में भी आ गया है, प्रॉब्लम कर रहा है कुछ कुछ करके।
गलत मेल का चयन करें। सत्वंश मतलब जो सही कहते हैं कि जो कहते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का जो मेल है उसमें कौन सा गलत है। तो सत्वंश का सद्वंश होगा, वही रंग का बहिरंग होगा, या द्रष्टव्य का दृष्टव्य होगा, धीमान का धीमान होगा। कौन सा होगा? तो बताइए कौन सा होगा आपके हिसाब से। ये वाला सी वाला, ठीक है। द्रष्टव्य का द्रष्टव्य होगा, द्रष्टव्य का जो है वो क्या होगा, एक मिनट, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य हो जाएगा, ठीक है। ये वाला करेक्ट होगा यहाँ पे, द्रष्टव्य। ये तो गलत लिखा ही है। धीमान का धीमान करेक्ट है, बहिरंग का बहिरंग होता है, याद रखिएगा, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे बहिरंग जो है गलत है। सत्वंश का सद्वंश होता है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, गलत वर्तनी का चयन करें। देखिए अब सही, एक तो गलत पूछेगा एक तो सही पूछेगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आगे पढ़ते जाना है। कुंवर आवश्यक उल्लंघन, उल्लंघन अनुदित, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा जो है वो गलत है। कुंवर आवश्यक उल्लंघन अनुदित, कोई गलत नहीं लग रहा है ना, पर एक शब्द है गलत है जो बिल्कुल लगता नहीं है कि गलत है, वो कुंवर है। कुंवर नहीं होता है, कुंवर होता है, कुंवर। ये आपको गलत लगेगा, ये सही लगेगा, बट यही गलत है। कुंवर, कुंवर गलत, कुंवर नहीं होता, कुंवर होता है, कुंवर, कुंवर, और ठीक है, याद रखिएगा कुंवर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पयःपान, दुरावस्था, त्रिगुण और अनधिकार, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी का इसमें हमको चयन करना है, ठीक है। पयःपान, दुरावस्था, त्रिगुण और अनधिकृत। तो दुरावस्था गलत शब्द है, दुरावस्था होता है, दुर्वस्था, दुर्वस्था, ठीक है, दुरावस्था नहीं होता। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अभिष्ट, शोचनीय, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य भी खूब पूछता है, और ऊर्ध्व, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। क्या होगा सही? अभिष्ट, सॉरी, शुद्ध वर्तनी का। यहाँ मैं तो वही सोच रही हूँ कि सारे तो शुद्ध ही हैं, जो है वो अशुद्ध ही हैं। अभिष्ट, शोचनीय, याज्ञवल्क्य और ऊर्ध्व, ठीक है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी का हमको चयन करना है, ठीक है। इसमें जो शुद्ध शब्द है वो शोचनीय है, ठीक है। अभिष्ट का अभिष्ट होगा, याज्ञवल्क्य, ठीक है, तो याज्ञवल्क्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य, वल्क्य, ये याज्ञवल्क्य है। एक तरीके से मैं पढ़ तो याज्ञवल्क्य रही थी, पर ये याज्ञवल्क्य है ना, ये याज्ञवल्क्य है, ठीक है, ये वाला। और ऊर्ध्व तो आप लोग खूब लिखते हैं हिंदी में, ऊर्ध्व तो आप इजीली कर सकते हैं, ऊर्ध्व को आप एलिमिनेट कर सकते थे इजीली। तो ऊर्ध्व का ऊर्ध्व होगा, याज्ञवल्क्य होगा। याज्ञवल्क्य जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको इजीली हो जाएगा। अभिष्ट होगा यहाँ पे, सोचनीय सही है। कुछ लोग इसको कहेंगे कि ये सोचनीय है, तो ये वाला सोचनीय जो है ना वो सोचनीय है, क्योंकि वो गलत है, ठीक है। शोचनीय, आम जिंदगी में गलतियां होती हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु है? वाक्य शुद्धि हमको चुननी है, ठीक है। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु? उसके घर के पीछे मेरा घर है। काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, सभी अशुद्ध हैं। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना। पति पत्नी के झगड़े का हेतु नहीं, पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण है। हेतु जो होता है ना वो किसी विशेष मतलब कि कहते हैं कि पर्पस के लिए प्रयोग किया जाता है, कि आपके आने का क्या हेतु है। जैसे ना ये अगर पूछता है कि आपके आने का मतलब, अगर आप किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं तो आपके आने का क्या हेतु है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं।
शुद्ध वाक्य का चयन करें। अगले वाले में अशुद्ध पूछा था, इसमें शुद्ध पूछा है। शुद्ध वाक्य सारे अशुद्ध हैं, एक ही शुद्ध है। मैं आपके दर्शन, एक मिनट, करने आया हूँ। मैं आपके दर्शन करने, नहीं तो आप इसी को सोचेंगे कि अशुद्ध हो गया। नहीं, यहाँ पे इतना ऐसा नहीं, ब्लंडर नहीं देगा। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। बंदूक एक जरूरी अस्त्र है। सुरेश से यह काम संपन्न हुआ। यह, इसमें तो बहुत ही गलत है। एक प्रलयी प्रचंड हुंकार है। चलिए बताइए क्या क्या चीजें हैं भैया, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बताइए। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। बंदूक एक जरूरी अस्त्र, सुरेश से यह काम संपन्न हुआ। यह एक प्रलयी प्रचंड हुंकार है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यही वाक्य जो है वो केवल शुद्ध है। बंदूक एक जरूरी अस्त्र नहीं है, बंदूक एक जरूरी शस्त्र है। अस्त्र मतलब जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, जैसे वो नहीं, भाला नहीं कह सकते, जो फेंक के चलाया जाता है जो हाथ से, उन्हें अस्त्र कहते हैं। ठीक है। और सुरेश से यह काम संपन्न हुआ। सुरेश से नहीं, सुरेश द्वारा। ठीक है। से मतलब जो वहाँ पे लगाते हैं निर्जीव चीज़ों के लिए, सुरेश द्वारा यह काम जो है वो संपन्न हुआ। ठीक है। और जो डी वाला है उसका शुद्ध वाक्य होगा, यह एक प्रलयंकारी हुंकार है। प्रलयी प्रचंड नहीं, यह एक प्रलयंकारी, प्रलयंकारी हुंकार है। प्रलयंकारी हुंकार है, ऐसे ही इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये वाला शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। इनका शुद्ध कर लीजिएगा। यहाँ पे अस्त्र की जगह शस्त्र जगह, यहाँ पे सुरेश से की जगह द्वारा लग जाएगा, प्रलयी प्रचंड की जगह प्रलयंकारी। ठीक, बात समझ में आ गई? चारों का शुद्ध रूप याद कर लीजिएगा। एज इट इज भी कभी कभी पूछ लेता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभियान सिविल सर्विसेज वाले आपके प्रश्नों को जब फंसा देंगे तब समझ में आएगी बात। दही खट्टा है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। दही खट्टा है मतलब 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, तो आपको वही अशुद्ध वाला चुनना है कि दही खट्टा है। ऐसी कुछ बातें और देखने को मिली। ठीक है, ऐसी कुछ बातें और देखने को मिली। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। वह कमरे में सो गया। तो दही खट्टा है नहीं होगा, दही खट्टी है होगा। ठीक है। इसके लिए आपको एक लॉ है वो बताई जाएगी, एक नियम है जिसमें जो है वो ऐसे बहुत से शब्द हैं, ठीक है, जिनके साथ जो है वो स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो दही खट्टी है, ना कि दही जो है वो खट्टा है। ये बात आप याद रखिएगा। खट्टी और खट्टा में कौन किस में क्या क्या हमको जो है वो पढ़ना है। ठीक, तो ये यहाँ तक मैं जो है वो करवा दे रही हूँ आपको। इसके बाद जो है वो आप लोग 30 क्वेश्चन और बचेंगे। 30 क्वेश्चन जो है वो कल करा दिया जाएगा और फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे सबसे पहले विशेषण विशेष्य या फिर जो है विलोम शब्द, ऐसे करके चलेंगे। ईजी टू हार्ड लेते हैं। ठीक है, इसको करते जाते हैं तो ऐसे ही हमारा जो है वो तैयार होता जाएगा। तो फ्रेंड्स जो है वो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हमारे ऐप पे जाकर अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन लीजिए और हमें जो है वो मैक्सिमम रिज़ल्ट लेकर दिखाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रिज़ल्ट दें। जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये वाले पे दोनों ही नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।